सुनने के बाद फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। ये क्लास लेकर के आया हूं मैं करंट अफेयर्स की। जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स हर एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतरीन रोल निभाता है और कम से कम अगर 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीएस के, तो 10 टू 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से कलेक्ट किए जाते हैं। तो 2025 के सारे करंट अफेयर्स का एक सीरीज में लेकर के चलने जा रहा हूं, जिसका पहला सेट आज मैं लेकर के आया हूं और आगे आने वाले समय में ये लगातार एक सेट आपको रोज देता रहूंगा। 10 क्वेश्चंस का सेट रहेगा और ये 10 क्वेश्चंस आप अपने पास लिख लीजिए और बहुत अच्छे से उनको समझ लीजिए। मैं पूरी जानकारी आपको इस पीपीटी में देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आज का, जो कि एक बार पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, 2025 में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ और वो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को की गई। हर वर्ष हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जो ब्रिक्स की मेजबानी है, इसके बारे में पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ब्रिक्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इसका महत्व क्या है, ये क्यों बनाया गया और कब बनाया गया, सारी जानकारी। तो ऑप्शंस देखिए, हमारे पास है रूस है, भारत है, ब्राजील है और चीन है। ये सभी देश जो इसमें ऑप्शन में है, ये सभी उस ब्रिक्स में ये शामिल है। 2025 का ब्रिक्स का सम्मेलन रूस में। अब आपको बता दें, ये जो ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स में सभी देशों के इनिशियल्स को लेकर के ब्रिक्स को बनाया गया है। यह एक ऐसा नाम है, ये निम है और नेम ये रखा गया है। ये है तो इनिशियल से लेकर बना हुआ एब्रिविएशन, लेकिन ये एब्रिविएशन होने के साथ साथ देखिए, ब्राजील का बी है, रशिया का आर है, इंडिया का आई है, चाइना का सी है, साउथ अफ्रीका का एस है और इसी से बना है ये ब्रिक्स। 2009 में यह समूह बना था, जिसका उद्देश्य विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, वे देश जो अभी विकास कर रहे हैं, विकसित नहीं हुए हैं, उन देशों का यह समूह है और ये बना 2009 में। डेट याद रखिएगा, 2009 में यह बनाया गया। भारत उसका एक सदस्य है। इसका उद्देश्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग बढ़ाना है। आपस में वो व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे और इस तरह से एक दूसरे को सहयोग करेंगे। रूस की मेजबानी इस बात का संकेत है कि यूरेशियाई भू राजनीति और ऊर्जा संसाधनों पर उसका प्रभाव बरकरार है। साथ ही नए सदस्यता विस्तार और आर्थिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई और यह सम्मेलन 2025 का रूस में आयोजन किया गया और रूस भी इस ब्रिक्स का एक सदस्य है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है क्या आईएमएफ आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि की दर क्या है। यानी जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पूरे देश की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, उसकी वृद्धि दर क्या है परसेंटेज में। तो ऑप्शंस आपके पास है 5.8, 6.1, 6.8 और 7.2। तो उत्तर है इसका क्या, आईएमएफ ने, इंडियन मॉनेटरी फंड ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि लगभग 6.8 बताई है। क्या कहा है मॉनेटरी फंड ने, क्या कहा है, 2025 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि है, ग्रोथ है, जिस दर से ये बढ़ रहा है, वह 6.8 है। और आईएमएफ 1944 में जिसकी स्थापना हुई थी, स्थापित किया गया था, वैश्विक अर्थव्यवस्था का, यानी विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का मानक स्रोत है, जहां से पाकिस्तान मांग मांग के लाता है पैसा, वही है ये संस्था। भारत की तेज वृद्धि सेवा, जो बहुत तेजी से हो रही है, और विनिर्माण क्षेत्रों में जैसे घरेलू खपत तथा डिजिटल आर्थिक सुधारों पर निर्भर है। यानी भारत के जो डिजिटल सुधार हैं, जो हम एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं, और जो हमारी घरेलू खपत है, इस पर आधारित है भारत की वृद्धि। तेज तेज वृद्धि सेवा जो है, इसी पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यानी विश्व के इकोनॉमी ग्रोथ में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान है। हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी मैन पावर है और इसकी वजह से हमारी वृद्धि बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए और भी तेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2025 में गहरे समुद्र में मानव मिशन के लिए, समुद्र की गहराई में मानव मिशन के लिए
भारत ने किस मिशन को स्वीकृति दी है? भारत ने एक मिशन को स्वीकृति दी है और वह कौन है जो गहरे समुद्र में जाकर के खोज करेगा? तो इसमें देखो चार ऑप्शंस हैं, समुद्रयान, नील तीर, जलराहि, डीप ओशन एक्स। ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? देखो यहाँ उत्तर लिखा है, भारत ने 2025 में मानवीय युक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान को आगे बढ़ाया। ये कौन सा है मिशन हमारा? ये समुद्रयान है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह मिशन समुद्री जीव विविधता, समुद्री जैव विविधता जिसमें सभी फ्लोरा और फौना आते हैं, खनिज संसाधन और समुद्री अनुसंधान, समुद्र में की जाने वाली खोज और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पहले ही अंडर वाटर रोबोट, पानी में चलने वाले रोबोट और अनसतत डिस्कवरियों में, डिस्कवरीज लिखा होना चाहिए था, में सक्रिय रहा है। यह पूरी तरह से भाग लेता रहा है, सक्रिय रहा है। यह कदम उसे महासागरीय अनुसंधान में समकालीन देशों के बराबर लाने का प्रयास है। तो उत्तर इसका क्या है? समुद्रयान। यानी समुद्रयान 2025 में गहरे समुद्र में मानव मिशन के लिए भारत का किया जाने वाला मिशन है, भारत के द्वारा प्रस्तावित मिशन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदू दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी और 21 जनवरी। ठीक है ना? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, खिचड़ी से 4 दिन पहले, खिचड़ी 14 जनवरी को होती है, तो खिचड़ी से 4 दिन पहले 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। इसका संबंध 10 जनवरी 1975 में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन से है। 1975 में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975 में। अलग अलग देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखें, हिंदी दिवस भारत के भीतर, हमारे देश के अंदर 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों में अंतर समझना जरूरी है। यानी भारत में यह मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व में मनाया जाता है ये 10 जनवरी को, 10 जनवरी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 2025 में, सारे क्वेश्चंस 2025 से ही रिलेटेड है करंट अफेयर्स के, में किस देश ने सबसे तेज 6G टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? 6G टेस्ट किस देश ने सबसे तेज इंटरनेट की व्यवस्था को किसने टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन। ये चार ऑप्शंस आपके सामने मिलेंगे एग्जाम में। तो 2025 में बहुत तेज 6G परीक्षण जापान ने किया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जापान दूरसंचार व टेक्नोलॉजी में अग्रणी देशों में रहा है, सबसे ज्यादा अग्रणी का मतलब सबसे आगे चलने वाले देशों में इसका स्थान रहा है। 5G के तुरंत बाद 6G पर शोध किया उसने और उसमें भी यह देश आगे निकल गया है। 6G से अत्यधिक कम विलंब, बहुत जल्दी क्षणिक रूप से, और ज्यादा बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, और जिसका प्रभाव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस वाहन और दूरस्थ सर्जरी पर बहुत गहरा पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। किसका? 6G का। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 2025 में किस शहर को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में किस शहर को रखा गया है? 2025 में भारत के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा? यूनेस्को वह संस्था है जो विश्व के उन प्राचीन शहरों, एरियाज और उन चीजों को कवर करती है, स्मारकों को कवर करती है जो संरक्षण करने के लायक है, जिनमें संस्कृति और प्राचीन चीजें शामिल हैं, ताकि उनकी संरक्षण हो सके और उनको ज्यादा दिनों तक बचाया जा सके। तो इस सूची में सांस्कृतिक स्थल भारत का कौन सा है? ऑप्शन है भोपाल, वाराणसी, अहमदाबाद तो पटना। तो इनमें ये सभी हमारे ऐतिहासिक शहर हैं, जिसमें से वाराणसी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में स्थान दिया गया है 2025 में। 2025 में यूनेस्को ने वाराणसी के कुछ प्राचीन घाटों,
नगर परंपरा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। यूनेस्को 1945 सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षा देता है। वाराणसी का ऐतिहासिक नगर ढांचा, धार्मिक महत्व, नदी निकट जीवन शैली इसे सांस्कृतिक संदर्भ में विशेष बनाती है। इससे संरक्षण पर्यटन और संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश और उस शहर का विकास होगा और उसमें हमको और ज्यादा मदद मिलेगी। हमारे देश को दुनिया के स्तर पर बहुत पहचान मिलने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉप 30 2025 का मुख्य फोकस किस बिंदु पर रहा? कॉप 30 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस का समझौता, ठीक है। तो कॉप 30 में मुख्य फोकस हरित वित्त, ग्रीन फाइनेंस। हरी चीज जब धन बन जाए तो उसे हरित वित्त कहते हैं। क्लाइमेट फंडिंग यानी जलवायु फंडिंग के तंत्रों पर रहा। सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस के समझौते के तहत जलवायु वार्ताओं का मंच है। कौन? सीओपी, जो यहाँ पर लिखा हुआ सीओपी 30। वित्तीय संसाधन गरीब देशों को जलवायु लचीलापन और उत्सर्जन घटाने के उपायों के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए वित्तीय सहयोग पर जोर दिया गया है बहुत ज्यादा। तो इसमें कौन सा होगा बेटा? ग्रीन फाइनेंस यानी ए बिल्कुल करेक्ट है, हरित वित्त। बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया इधर तक, मैं साइड में हो जाता हूं। 2025 में भारत ने किस देश के साथ जल साझेदारी वाटर शेयरिंग समझौता बढ़ाया? ऑप्शन ए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान। ये चारों हमारे पड़ोसी देश हैं, हम जानते हैं इसको। 2025 में भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार जल प्रबंधन और नदी संरक्षण पर समझौते को मजबूत किया। दोनों देशों को गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र बेसिन में समन्वित प्रबंधन की आवश्यकता है। समझौता सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पारिस्थितिक संतुलन को लेकर के सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य या इरादे से किया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी मदद मिलेगी। यानी भारत ने किस देश के साथ जल साझेदारी की है? तो भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार जल प्रबंधन। तो बांग्लादेश के साथ हमारा ये जल प्रबंधन समझौता साझेदारी हुई 2025 में। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नियमों के अनुरूप नई नीतियां अपनाई? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किन नियमों के अनुरूप नई नीतियां अपनाई हैं? क्या डिजिटल सेवाएं, कृषि सब्सिडी, आयात शुल्क या पेटेंट कानून? तो उत्तर है 2025 में भारत ने WTO के दबाव व घरेलू हितों के बीच संतुलन बनाते हुए कृषि सब्सिडी को लक्षित रूप से सुधारने की नीति अपनाई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1947 में जिसकी स्थापना की गई, वैश्विक व्यापार को एक संरचना देने के लिए नियम बनाता है। कृषि सब्सिडी पर अंतरराष्ट्रीय विवाद रहते हैं। भारत ने छोटे किसानों के संरक्षण के लिए लक्षित कार्यक्रम और पारदर्शिता बढ़ाई, जिससे व्यापारिक शिकायतों का समाधान संभव हुआ। तो उत्तर इसका क्या होगा? बात ने कृषि सब्सिडी को, ठीक है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? कृषि सब्सिडी को। ये हमारा, उसको बोल्ड करना भूल गया था मैं। तो ये बी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में किस भारतीय स्टार्टअप ने वैश्विक स्तर पर AI चैटबॉट के लिए बड़ा निवेश आकर्षित किया? 2025 में भारतीय स्टार्टअप ने वैश्विक स्तर पर AI चैटबॉट के लिए बड़ा निवेश आकर्षित किया। क्या हैप्टिक या रेप्लिका या निकी या ऑब्जर्व AI? ऑब्जर्व AI। तो 2025 में भारत का एक AI स्टार्टअप जिसे हम ऑब्जर्व AI कहते हैं, आप गूगल करिएगा इसको तो मिल जाएगा। ऑब्जर्व AI ने वैश्विक निवेश आकर्षित किया क्योंकि इसका काम वॉइस और कॉल सेंटर ऑटोमेशन उत्कृष्ट था। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। कैपिटल और टैलेंट दोनों आ रहे हैं। इससे निवेश देश में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो AI की दिशा में ऑब्जर्व AI के द्वारा
भारत ने चैटबॉट में बड़ा निवेश किया है और भारत लगातार नई नई ऊंचाइयां हासिल करता जाता है और लगातार इसी वजह से हमारे आसपास के देशों में और उन देशों में जिनका 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 हित हम प्रभावित करते हैं और जो समझते हैं कि शायद ये एक दिन हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा, उनको परेशानी तो होती है, लेकिन उनकी परेशानी की वजह से हम अपने आप को नीचे तो नहीं गिरा सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से कामना करते हुए कि हमारे देश को ऐसे ही एक सही दिशा की तरफ हमारा देश जाता रहे और हमारे देश को चलाने वालों को ईश्वर हमेशा सद्बुद्धि देता रहे। ठीक है ना? तो चलता हूं मैं, मिलता हूं अगली क्लास में। कल इसी वक्त मिलेंगे आपको, डेली आपको ये क्लास मिला करेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर दूसरे तक ये पहुंचाएं और हमारी मेहनत को सराहें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, सहयोग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।